नमस्कार दोस्तों, हमारे एक विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के व्याकरण का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले भाषा आता है, तो आज इसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। भाषा, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, वाक्य, ये सब क्या होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। शब्द के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। भाषा के शब्द में कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकते हैं। इसी प्रकार बाबू राम सक्सेना ने कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि मतलब हम जिस रूप में अपने विचारों को दूसरों से कहते हैं और दूसरों के विचारों की बातों को हम सुनते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। आगे भाषा के रूप, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे पहले मौखिक देखते हैं। मौखिक भाषा परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। मतलब हम जो बातें करते हैं वही मौखिक भाषा है। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी इत्यादि तो हम लिखते हैं, वही लिखित भाषा है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, युवा और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उन्हीं ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा आज के समय में सबके लिए जरूरी है। पढ़े लिखे जो बोल सुन सकते हैं वो ही क्या है, संकेत के माध्यम से। रेलवे फाटक पे लगे बत्ती, विभिन्न प्रकार के आवाजें, ध्वनियाँ, इनके माध्यम से क्या है, संकेत से सब लोग जागरूक हैं, जानते हैं कि इस संकेत का मतलब ये है। आगे कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा को मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आगे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर है। वर्ण के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। जो अक्षर हम लोग लिखते हैं उसकी बनावटी को ही लिपि कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी में देवनागरी लिपि है। आगे अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो हम बोलते हैं इसी को जब लिखा जाता है तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसका सही क्रम इस प्रकार है: ध्वनि, वर्ण, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, फिर शब्द, पद, वाक्य, अन्विति। ये एक क्रम है। इससे क्या है, शब्द से लेकर के पूरा वाक्य का निर्माण होता है। इसको हम एक एक भाग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि है, ध्वनि को तो जानते ही हैं, जो हम बोलते हैं यही ध्वनि है। कोई भी चीज शुरुआत ध्वनि से ही होती है। जब बोला जाएगा तभी क्या है, उसके कोई न कोई अर्थ होंगे। इसके बाद है शब्द। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहा जाता है। इससे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं।
जैसे कमल, राम, मोहन आदि। इसके पहले वर्ण या अक्षर आएगा। हाँ, तो वर्ण या अक्षर में हाँ एक एक शब्द, हाँ एक एक वर्ण से मिलकर ही क्या है शब्द बने होते हैं। आगे पद, सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहते हैं। जैसे सुनील क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों सुनील क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। मतलब किसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन वो अगर सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो उन शब्दों को पद कहा जाता है। आगे वाक्य, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हो उन्हें वाक्य कहते हैं। इस भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। मतलब किसी भाषा का पूर्णतम इकाई है, वाक्य बन गया मतलब ये पूर्ण हो गया, जो सार्थक अर्थ निश्चित अर्थ प्रदान करता है। जैसे राम कल विद्यालय जाएगा, ये स्पष्ट हो जा रहा है उदाहरण के माध्यम से भी। राम कल विद्यालय जाएगा। यदि इसे जाएगा विद्यालय राम कल के रूप में लिखा दिया जाए तो इस वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि यह निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। मतलब किसी शब्द को बैठाया ना जाए, सिर्फ उल्टा पुल्टा कह दिया जाए तो वो क्या है वाक्य क्या है ढेर हो जाएगा, समूह हो जाएगा। वो सार्थक अर्थ प्रदान नहीं करेगा। आगे वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में मतलब वाक्य में करने वाला कर्ता के बारे में, यहाँ कर्ता को उद्देश्य कहा गया है। श्याम होशियार विद्यार्थी है, मतलब श्याम उद्देश्य है जो आगे मोहन परीक्षा हाल में बैठा है, यहाँ मोहन उद्देश्य है। उपयुक्त वाक्यों में श्याम और मोहन उद्देश्य है। दूसरा है विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, यहाँ उद्देश्य चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ के बारे में कहा जा रहा है तो एक व्यवस्थित शहर है, ये आपका विधेय है। राम ने रावण को मारा, राम उद्देश्य है और रावण को मारा ये विधेय है। उपयुक्त वाक्य में एक व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा विधेय है। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के ईरानियों ने किया था। सिंधु को ही वो लोग हिंदू कहते थे, तो ऐसे ही हिंद के हिंदवी हिंदी करके प्रयोग होने लगा। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा, आदि जननी या देव भाषा, देववाणी कहते हैं। आगे देखते हैं भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, इसको देखते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा, हम किसी समाज में रहते हैं तो समाज से हमें मिलता है। भाषा सतत
प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा क्या है, सरल होता है, जो क्या है हमेशा जल की धाराओं की तरह बहता रहता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा अर्जित है जो हमें क्या है ग्रहण करना होता है। ये अवंता अनुक्रम के अनुसार नहीं चलता, इससे हम किसी भी भाषा को हम ग्रहण कर सकते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम, भाषा के माध्यम से ही बात विचार किया जाता है। भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा मतलब परंपरा के अनुसार चली आ रही है, उसको ग्रहण पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले जाते हैं। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, मतलब भाषा सिखाई जाती है, किसी का अनुकरण करके बोलते बोलते आ जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मक और उन्मुख होता है। मतलब शुरू में बच्चों को जब भाषा नहीं आती तो बड़ा जटिल लगता है, फिर धीरे धीरे क्या है सरल होता है। इसी ऐसे ही संयोगात्मक से भाषा पहले क्या है जुड़ी होती है, फिर धीरे धीरे क्या है उसको अलग अलग करके हम जानते हैं। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। भाषा बहुत होती है, हर भाषा की संरचना मतलब दिखावट प्रकृति ये अलग अलग होती है। आगे देखते हैं भाषा के विविध रूप जो निम्न है। तो भाषा के रूप है मानक या परिनिष्ठ भाषा, ये स्पेशल भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। जो क्या है एक तो भाषा का मानक होता है, जिसे हमारे हिंदी में खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में माना गया है। ऐसे ही दूसरा है द्विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। तो भाषा का और छोटा है, इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे, सिर्फ नाम जान जाइए। अगला है उपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। ये अलग अलग नाम ही है। अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा तीसरे का। अगला है व्यक्ति बोली, पांचवा है विशिष्ट भाषा, छठा है कूट भाषा, सातवां है कृत्रिम भाषा, आठवां है राष्ट्रभाषा। ये भाषा के प्रकार थे अलग अलग भाषाओं का। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही पार्ट बाई पार्ट वीडियो आते रहेंगे, आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।